हाय कीजिए। हाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजीत द रेलवे पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने साथी कर्मचारी गुलशन जी के रूम पे, जो हमारे साथ ही जलगांव स्टेशन पे एज ए पॉइंट्समैन कार्यरत हैं। तो आइए इनसे जानेंगे इनके ज्वाइनिंग से लेके पोस्टिंग, ट्रेनिंग और सैलरी, प्रमोशन वगैरह जो भी हैं इनसे जानेंगे। जो एक नए बच्चे जो भी आते हैं रेलवे में उनकी क्वेरी रहती है, तो आइए इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम गुलशन जी का अपने चैनल पे। जी धन्यवाद। मेरा नाम गुलशन कुमार, मैं एज ए पॉइंट्समैन जलगांव जंक्शन पे भुसावल डिवीजन में कार्यरत हूँ। मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग जून 2023 में हुई थी और ये वैकेंसी 2019 वाली थी। अभी अब सर्विस का 2 साल कंप्लीट होने वाला है अपना एज ए पॉइंट्समैन। सर, सबसे पहले बताएंगे आप कि आपका ट्रेनिंग कितने दिन की हुई थी, हम लोग पोस्टिंग कैसे हुई? हम लोगों की ज्वाइनिंग जून 2023 में हुई थी और ज्वाइनिंग के समय हम लोगों का 28 दिन का DTC में ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, लाइन ट्रेनिंग के लिए यार्ड भेजा गया था, जहाँ पे हम लोगों का 2.5 महीने का फुल ट्रेनिंग हुआ था। और ये 2.5 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी। तो सर, आपकी जो पोस्टिंग हुई थी स्टेशन पे, तो आपसे प्रेफरेंस पूछा गया था कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है पोस्टिंग जो होता है, क्या कहते हैं कि DRM ऑफिस से निकलता है, लिस्ट निकलती है, उस हिसाब से उसी आधार पे आपको जहाँ पे जिस स्टेशन पे पोस्टिंग होगी आपको वहाँ पे जाना रहता है। बराबर सर। तो अभी सर जानेंगे कि जैसे आपने बताया अभी कि भुसावल डिवीजन का कार्य था, तो ये आपको डिवीजन क्या स्टार्टिंग में फॉर्म भरते ही भरा गया था, ये बाद में पूछा गया था? नहीं है, भुसावल डिवीजन हम लोगों को प्रेफरेंस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो वहाँ पे पूछा गया था कि आप किस डिवीजन में कार्य करने के लिए इच्छुक है। तो हमने भुसावल डिवीजन को 1 नंबर पे दिया था, तो ये जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा 1 नंबर पे तो भुसावल डिवीजन मिल गया था। क्या हमारे बच्चों को बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स थे? हमारा जो है, जो फर्स्ट CBT हुआ था तो CBT में टोटल 75 नंबर थे और जो नॉर्मलाइज होकर के हमारा 76 बना था। आप अभी OBC कोटे से हैं? जी, हमारा अपना OBC से है, लेकिन मैं एज सेलेक्ट हुआ था जनरल कैटेगरी में। सर, अभी हम जैसे आपने बताया कि इसमें वो मेडिकल वगैरह या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं अपने नए दर्शकों को जानना चाहूँगा, नए दर्शकों के लिए, कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, या ग्रुप B में आने के लिए उनको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है? अपना जो है लेवल 1 का जो वैकेंसी निकलता है RRC से, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आपको सबसे पहले जो है इसको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई भी सही से करने के बाद आपका फर्स्ट जो स्टेज का एग्जाम होता है CBT, आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आपको PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको कॉल आएगा। और ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, आप जिस भी जोन में भरे रहेंगे आप वो अपना जोन के अंतर्गत करवाता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरा जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सोलापुर डिवीजन में हुआ था। सोलापुर, जैसे आपने मुंबई डिवीजन भरा था? जी, मेरा मुंबई डिवीजन में ही किसी मुंबई जोन भरा था, तो आपका मुंबई में ही कहीं हुआ? वही पे होगा। ऐसा नहीं है कि इसे मान लेता है कि मैंने कटिहार बोला था तो कटिहार में ही होगा। ये पेट सर, जैसे आपने CBT बताया, तो CBT में क्या क्या पूछा जाता है? CBT में अपना 4 सेक्शन होता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS, ये टोटल 4 पोर्शन होते हैं इसमें। और पेट के लिए क्या करना पड़ता है? फिजिकल के लिए आप में इसमें दो पार्ट होगा। पहला होता है 35 kg का वेट लेकर के आपको 2 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस को कवर करना होता है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिफाई करने के बाद आपका 1000 मीटर का रनिंग होगा। 4 मिनट 15 सेकंड में क्वालिफाई करना रहता है। बहुत ही ईजी होता है ये। नॉर्मल बच्चे भी मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं, कर जाएंगे। ये महिलाओं के लिए अलग से कोई? महिलाओं के लिए भी रनिंग उतना ही होता है, और लेकिन इसके टाइम जो है 5 मिनट 15 सेकंड उनको दिया जाता है। और अभी ये वजन उठाने का आपने बताया, ये 35 किलो का? जी, पुरुषों के लिए 35 kg है, महिलाओं का भी शायद से 20 kg है। 20 किलो है, और ये 2 मिनट में 100 मीटर का जो डिस्टेंस कवर करना रहता है। राइट सर, राइट। ये मतलब इसका फिजिकल जो है बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई भी मतलब नॉर्मल कैंडिडेट कर सकते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे सर कि जैसे आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी उस समय आपकी सैलरी क्या बनती थी, और अभी वर्तमान में आपकी सैलरी क्या बनती है?
हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ था तो उस समय हम लोग एज अ ट्रेनिंग पॉइंट्समैन थे। तो ट्रेनिंग पॉइंट्समैन को जो हमारा बेसिक और डीए, जो भी उस समय का डीए रहेगा, आपको बेसिक और डीए दोनों जोड़ करके दिया जाएगा। अदर अलाउंसेस आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ना ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ना ही आपको नाइट अलाउंस दिया जाएगा, ना ही एनएच दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो बेसिक और डीए कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। और अभी के समय में जो है, जब हम लोग ज्वाइन हुए थे उसमें 43% का डीए था और अभी 56% चल रहा है। तो अभी लगभग सर आपकी कितनी सैलरी है? अभी हम लोगों का सैलरी जो है 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद जो 18,000 बेसिक था वो 19,100 हो चुका है। और डीए कैलकुलेट करने के बाद उसमें नाइट अलाउंसेस है, एनएच है, टीए है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद 35 से 40 के अप्रोक्स में बन जाता है। तो नए हमारे जो भी छात्र आएंगे उनको ट्रेनिंग के बाद लगभग 30-35 के आसपास मिलने लगेगा। जी, नए लोगों को तो मिल ही जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट बढ़ता है उनकी सैलरी बढ़ जाती है। और अभी सर सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है, तो इसके बाद क्या हो सकती है ग्रुप डी एम्प्लॉय की सैलरी? ये 8वां पे कमीशन अभी लगने के बाद जो है ग्रुप डी के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबका जो पे स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसा अनुमान है कि हम लोगों का जो है लेवल 1 वाले का जो पेमेंट है 50 को पार हो ही जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2026 से ग्रुप डी वाले 50,000 सैलरी तो उनकी फिक्स है, ठीक है, वो लेनी चाहिए। सर आगे आपसे जानेंगे छुट्टी के विषय में, आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती है? देखिए, अपना जो है रेलवे का छुट्टियां सभी को बराबर मिलती है, चाहे आप एज अपॉइंटमेंट कार्यरत हैं या स्टेशन मास्टर या किसी भी पद पे हैं। इसमें साल में आपको 30 LAP और 10 CL और 20 हाफ LAP मिलता है, जिसको सिक लीव बोलते हैं। ये सभी को बराबर मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, है ना। ये सभी छुट्टियां सभी को बराबर मिलता है। ये एनएच करके कुछ मिलता है? एनएच भी हाँ, अपना क्या है कि जो भुसावल डिवीजन में जो कार्यरत है उसको, ये सभी डिवीजन में है, रेलवे में 12 एनएच का प्रावधान रहता है। हाँ, पोजीशन के हिसाब से आप एनएच ले सकते हैं। अगर एनएच पे आप काम करते हैं आपको उसको अलाउंसेस मिलता है, एनएच अलाउंसेस। जैसे अभी लेवल 1 कर्मचारियों का 480 रुपये पर डे के हिसाब से है। तो जिस तरह से आपका लेवल अपग्रेड होता है, इसका भी जो है एनएच का भी अलग अलग होता है। जैसे चाहे तो एनएच के दिन छुट्टी ले सकते हैं, अगर आप एनएच के दिन छुट्टी छुट्टी ले सकते हैं। और अगर आप उस दिन कार्य करते हैं आपको एनएच का जो पैसे दिए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी है। ये कुछ प्रमुख सुविधाओं के बारे में बताना चाहेंगे कि एक रेलवे कर्मचारी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? रेलवे में जो अपना प्रमुख सुविधाएं हैं, रेलवे तो बहुत सारी सुविधाएं देती है, जिसमें प्रमुख सुविधाएं हैं आपको सबसे पहले तो मिलता है पासेस, है ना। 3rd AC का पासेस मिलेगा। कितने पास मिलेंगे? अभी हम लोगों को एक पास मिलता है अप एंड डाउन का, यानी घर जा करके घर आने का आ सकते हैं, हाँ, मतलब 3rd हाफ AC जाने का हाफ आने का, हाँ, दोनों मिलके एक पास मिलता है। उसके बाद PTO, है ना। तो ये जो PTO है ये क्या कहते हैं 4 सीट मिलता है अपना। तो इसमें क्या है, PTO में 1/3 अपना जितने भी क्या कहते हैं टिकट का प्राइस होता है, तो उसमें 1/3 पे करना रहता है। 1/3 आप पे करते हैं और 2/3 गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, और भी सुविधाओं में जैसे ये पासेस हो गए हैं, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी है। अभी जो आपको रेलवे में जो भी सही सुविधाएं, जो भी इलाज है या जो भी ट्रीटमेंट कराना है, तो रेलवे आपको मुफ्त इसमें इलाज करती है। उसके बाद जैसे अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है, जैसे शादी हो जाता है, जिनके बच्चे हैं, तो रेलवे 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है सही एजुकेशन अलाउंस देती है ना, चाहे पर मंथ के हिसाब से। तो शिक्षा अलाउंस बोला जाता है उसको, एजुकेशन अलाउंस। तो एक फैसिलिटी है। फ्री ट्रेवल, मेडिकल, दिवाली बोनस कुछ कहा जाता है। ये बोनस जो है रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। ये बोनस जो है सही जितने भी क्या कहते हैं ना, रेलवे अपने आप को एक उद्योग की तरह मानता है, ठीक है, इंडस्ट्री है ये। तो इसके तहत जो है दिवाली बोनस दिया जाता है दशहरे के समय में। तो ये जो है क्या कहते हैं 76 डे का बनता है, इसमें कुछ कैलकुलेशन होता है। तो सबका जो है अपने जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सबका बोनस जो है एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 में आप हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, अब लेवल 6 में है असिस्टेंट मास्टर है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सभी कर्मचारियों को बराबर दिया जाता है। हाँ, लेकिन रेलवे जो इसको कैलकुलेट करती है, इसको 76 डे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करती है।
मतलब वही लगभग 18,000 के आसपास। हाँ, ये 18,000 बनता है, लेकिन अभी देखिए इसको 8वां पे कमीशन लगने वाला है। ये जो है अभी क्या कहते हैं, इस महंगाई के दौर में तो बहुत कमी है। सर प्रमोशन के बारे में बताएंगे कि एक अपॉइंटमेंट के प्रमोशन या जो भी ग्रुप डी कर्मचारी हैं अन्य भी, उनका प्रमोशन किस आधार पे होता है? ये देखिए प्रमोशन क्या है, अपना लेवल 1 में आप जब जिस डेट को आप ज्वाइन किए, जी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद आप जो है इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है जीडीसी, एक होता है एलडीसी। ठीक है, तो जीडीसी एग्जाम के लिए आप उसी डेट से मतलब एलिजिबल हो जाते हैं जिस डेट से आपका ज्वाइनिंग हुआ है ना। जनरल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जीडीसी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये जनरल में जो है कि सभी डिपार्टमेंट के लोग इक्वल क्वालिफाई होते हैं, है ना। आप जिस डेट से आपका ज्वाइनिंग हुआ। एक होता है हमारा एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए होता है। जैसे अब अपना डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो भी वैकेंसी निकलेगी तो इसमें सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी रहते हैं, जो भी लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए कुछ मतलब क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी फिक्स की गई है कि कम से कम आपका 3 साल का सर्विस होना चाहिए। आप 3 साल का सर्विस हो चुका है तो आप स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन मैनेजर का पोस्ट निकलेगा, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी निकलती है टीसी का। उसके बाद एक हम लोगों का ऑपरेटिंग में ही वैकेंसी निकलती है टीएनसी का। इन सभी चीज़ों के लिए आप एज अ एजुकेशन आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ कैटेगरी आप फिक्स रहिएगा, 3 साल का सर्विस होना चाहिए। और एक आता है कि अगर मान लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ 10th बेस पे आए हुए हैं, तो एक जो है रेलवे क्या कहती है कि आप कुछ भी नहीं अगर प्रमोशन ले पा रहे हैं तो रेलवे खुद से भी प्रमोशन देती है, सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन देती है कि आपका अगर मान लेते 2 साल हो गया तो आपको एक ग्रेड बना देगी, यानी आप लेवल 2 में चले गए। उसके बाद एमएससी 10 साल के बाद फिर एक देगी, फिर 10 साल के बाद देगी, तो ये जारी रहता है। और इसमें आता है हम लोग का संटिंग मास्टर बन जाते हैं 2400 ग्रेड पे में, संटिंग मास्टर फर्स्ट बन गए क्या कहते हैं 4200 ग्रेड पे में। तो ये इंटरनली चलता ही रहता है। मतलब सीधा ये है कि अगर हम ग्रुप डी में भर्ती होते हैं Yes. तो यहाँ रिटायरमेंट नहीं होंगे, हमको बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ से स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी, मतलब हर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं, मेहनत जारी रखें। अगर आपका जैसे मान लेते हैं हम एज अ पॉइंट्समैन है, ये अपना ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोलते हैं। अगर इसमें जो अपना क्या कहते हैं जोन है ना, जोनल लेवल पे निकलता है जीडीसी, या डिवीजन लेवल पे भी निकल सकता है। तो जैसे आपका क्वालिफिकेशन कुछ और रहा, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जो बीटेक किए हुए रहते हैं, एमटेक किए हुए रहते हैं, तो अभी जो बेरोजगारी है तो लोग आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो रेलवे उसको अपॉर्चुनिटी देती है। क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं कि आपका जेई का वैकेंसी निकालती है, टेक्नीशियन का वैकेंसी निकालती है। अभी अपने डिवीजन में लोगो पायलट का वैकेंसी निकला हुआ था, है ना। इसमें जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लोग अपना पोस्ट को अपग्रेड भी करते हैं। जो एमटेक बीटेक किए हुए हैं वो अपना जेई में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनका एक सर नए बच्चों को कुछ सलाह देना चाहेंगे जो अभी नए बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में आना चाहते हैं, इनके लिए आपकी क्या? देखिए नए बच्चों का इसमें क्या है ना, ग्रुप डी का एग्जाम में क्या है कि कंपटीशन तो उतना ही रहता है जितना कि यूपीएससी में भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें तैयारी सिलेक्शन उसी का होता है जो इसमें लगातार अपना प्रैक्टिस रिवीजन करते चले आ रहा है। आप सोचिएगा कि इसमें से हमने तैयारी करके छोड़ दिया, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हर साल 18 का वैकेंसी 19 का वैकेंसी हो, ग्रुप डी अपना जो है ऐसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न फुल्ली चेंज कर देती है ना। आप सोचिएगा कैसे कि हम प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होकर के कर ले, तो ये भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर को छोड़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ पिछला भी पकड़ के चलती है वो। तो आपको जो है नए तरह से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको नए प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे, और प्रीवियस ईयर को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको प्रीवियस पैटर्न में पता रहना चाहिए कि हाँ क्या है। तो फुल्ली इसमें क्या है, आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, साइंस कोशिश बनाइए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। कुछ नहीं है, कंपटीशन में कहा जाता है ना कि ये अभी सरकारी नौकरी एक पहाड़ की तरह है, तो आपको माझी भी बनना पड़ेगा, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
है ना। आप जब तक माझी नहीं बनेगा तब तक इस जो पहाड़ को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि करोड़ों में वैकेंसियाँ गिरती है। ठीक है, यही है अपना तैयारी का सिलसिला। दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे गुलशन जी जो इतनी अच्छी जानकारी देके चले गए हमें। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, या आपके और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दोस्तों।